नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट 2022-23 के फर्स्ट शिफ्ट के ईवीएस पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं, जिसकी परीक्षा 28 दिसंबर 2022 को हुई थी। अगर आप सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से किसी अध्यापक का कौन सा कथन लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करता है। देखिए, लिंग पूर्वाग्रह दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला लिंग यानी कि बच्चे का सेक्स क्या है, यानी वो लड़का है या लड़की है, यानी लिंग के आधार पर। और पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह का मतलब होता है बिना किसी के बारे में वास्तविक जानकारी हुए उसके बारे में अपनी एक अलग अवधारणा बना लेना। जैसे कि मैं मान लीजिए किसी बच्चे को देख रहा हूं, उसके बारे में मैं जान नहीं रहा हूं, लेकिन मान लीजिए कि वो मैले कुचैले कपड़ा पहना हुआ है और उसको देख करके मैं खुद ही अपने मन में ये सोच ले रहा हूं कि वो अनपढ़ है, तो ये मेरा पूर्वाग्रह बोला जाएगा, क्योंकि मैं एक्चुअली उसके बारे में नहीं जानता, लेकिन उसके बारे में जाने बगैर अपने मन में एक अवधारणा बना लेना, इसी को पूर्वाग्रह बोलते हैं। और लिंग पूर्वाग्रह जब दोनों को मिला देंगे तो यानी कि आप लिंग के आधार पर पहले से ही किसी को जाने बिना उसमें उसकी बारे में एक अवधारणा सेट कर लेना। जैसे कि मान लीजिए कोई लड़की है तो आप उसके बारे में नहीं जानते हैं, फिर भी आप उसके बारे में पहले से अवधारणा बना ले रहे हैं कि वो शारीरिक रूप से कमजोर होगी। हो सकता है कि वो एक जिम्नास्ट हो सकता है वो कि एथलीट हो, तो वो नॉर्मल जो लड़के होते हैं उससे भी मजबूत होगी शारीरिक तौर पर। लेकिन हमने एक अवधारणा क्या बना लिया है कि लड़कियां हैं तो शारीरिक तौर पर कमजोर होंगी, और उसी के आधार पर एक चीज जो पहले से हम अपने मन में बैठा लेते हैं उसी को बोला जाता है लिंग पूर्वाग्रह। ये केवल लड़कियों के साथ नहीं है, लड़कों के साथ भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए किसी लड़के को देख करके मैं ये बोलूं कि तुम तो लड़के हो, तुम तो अच्छा खाना नहीं बना पाओगे, तो यानी कि मैंने एक आम अवधारणा बना ली है उस लड़के के बिना जाने कि वो खाना बना भी पाता है या नहीं। यानी कि लड़के और लड़कियों के आधार पर जब किसी के भी बारे में एक पहले से अपने मन में अवधारणा बना लिया जाए उसके बारे में एक्चुअल वास्तविक जाने बिना, इसी को लिंग पूर्वाग्रह कहते हैं। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। विद्यार्थियों, तुम सभी ने अच्छा काम किया। देखिए, यहां पर लड़के और लड़कियों में कोई भी भेदभाव नहीं किया जा रहा है। लिंग पूर्वाग्रह तब आएगा जब किसी विशेष लिंग यानी कि लड़के या फिर लड़कियों के आधार पर पहले से अवधारणा बनाया जाएगा। यहां पर विद्यार्थियों की बात की जा रही है, यानी कि लड़के और लड़कियों में भेद नहीं किया जा रहा, तो यह लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन नहीं है। ठीक है, चौथा विकल्प देखिए, विद्यार्थियों मैं तुम्हारे प्रदर्शन से खुश नहीं हूं। यहां पर भी देखिए विद्यार्थियों की बात की गई, विद्यार्थियों में लड़के और लड़की दोनों आएंगे। ठीक है, इसलिए यह भी लिंग पूर्वाग्रह का उदाहरण नहीं है। तीसरा देखिए, लड़कों और लड़कियों चलो हम सब एक खेल खेलें। इसमें भी कोई भी लिंग के आधार पर लड़के और लड़कियों में भेदभाव या फिर उसके बारे में अवधारणा नहीं बनाया गया, तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन नंबर 2 की, देखिए लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो, तो यहां पर देखिए केवल लड़कों की बात की गई है, यानी लिंग के आधार पर पहले से पूर्वाग्रह बना लिया गया है कि लड़के ही हमेशा शोर मचाते हैं, तो यही लिंग पूर्वाग्रह का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा, सौर सेल या फिर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती है उसमें सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। चारों विकल्पों को आप ध्यान से देखिए, सेमीकंडक्टर कौन सा है, आपको एक ही विकल्प दिखेगा, सिलिकॉन। वैसे सेमीकंडक्टर की जब बात आती है तो जर्मेनियम भी यहाँ पर सेमीकंडक्टर होता है, यानी अर्धचालक होता है, लेकिन जर्मेनियम का उपयोग ना करके सिलिकॉन का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ऐसा क्यों? तो देखिए, सौर सेल जो होता है, सौर सेल का जो प्लेट होता है वो सूर्य की प्रकाश में इस प्रकार से लगा दिया जाता है। यहाँ पर सूर्य की किरणें आ रही हैं, तो सूर्य की किरणें किस रूप में आती है? फोटोन के रूप में आती हैं। और फोटोन का जो एनर्जी लेवल होता है, एनर्जी लेवल जो होता है, और जो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में यानी कि बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको विमुक्त करने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है वो फोटोन के पास होती है। यानी कि सूर्य की किरणें जब आएंगी तो जाहिर सी बात है सिलिकॉन का जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है वो उतना ही एनर्जी चाहता है जितना कि फोटोन के पास होता है, और वो इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर के अब जब इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा तो वो क्या करेगा? मूवमेंट करेगा, और मूवमेंट करेगा तो विभवांतर होगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और विभवांतर जब होगा तो करंट फ्लो होने लगेगा। यही तो काम करता है सौर सेल। यानी कि इसमें क्या प्रयोग किया जाएगा? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यही अर्धचालक है यानी सेमीकंडक्टर है। मैंने आपको उदाहरण बता दिया कि जर्मेनियम भी सेमीकंडक्टर होता है, लेकिन सिलिकॉन का ज़्यादा प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि सिलिकॉन का जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, जो प्रकाश सूर्य के प्रकाश की रोशनी में ऊर्जा होती है वह उसके बराबर होती है। इसलिए सिलिकॉन आसानी से एक तरीके से विभवांतर जनरेट करता है और करंट को प्रोड्यूस करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िबद्धता
का प्रदर्शन करता है। देखिए इसे किससे पहले वाले प्रश्न में लिंग पूर्वाग्रह था, तो पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्धता में थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान से समझिएगा। पूर्वाग्रह क्या होता है कि किसी के बारे में जाने बगैर उसके बारे में अवधारणा बना लेना, और लिंग रूढ़िबद्धता क्या कहता है कि समाज में लिंग के प्रति जो व्यवस्था व्याप्त है कि लड़कियां हैं तो केवल फ्रॉक ही पहनेंगी, लड़के हैं तो जीन्स टी शर्ट पहन सकते हैं, लड़कियों को अगर जींस टी शर्ट पहन के देख लिया जाए गांव देहात में तो आज भी लोग उसको बहुत गलत नज़र से देखते हैं। तो ये क्या है, ये समाज ने जो हमें तय कर रखा है कि लड़कियां हैं तो ये कपड़े पहनेंगे, लड़के हैं तो ये कपड़े पहनेंगे, जब उसी अवधारणा को पीढ़ी दर पीढ़ी ढोया जाता है, यानी कि समाज ने जो पहले कानून बना रखा है उसी को पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी सत्यता जाने बिना या फिर उसका व्यवहारिक पक्ष जाने बिना जब फॉलो किया जाता है तो इसी को बोला जाता है रूढ़िबद्धता। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं, लड़कों और लड़कियों ने कुश्ती में हिस्सा लिया। देखिए ये तभी होगा जब किसी विशेष लिंग की बात की जाएगी, अगर लड़के और लड़कियों दोनों की बात की जा रही है तो वहां पर लिंग रूढ़िबद्धता नहीं होगा। ठीक है, तीसरा देखिए, सामान्यतः लड़कों की तुलना में लड़कियों का पेशीय द्रव्यमान कम होता है। तो ये बात तो सही है, ये बात तो फैक्ट है ना, जैसे कि लड़कियों का जो एक तरीके से मसल्स होता है वो द्रव्यमान में तो कम होता है। अब लड़के जो बॉडी बनाते हैं उनका आप बाइसेप्स देखिएगा तो वो लड़कियों से ज़्यादा होता है, तो ये तो फैक्चुअल डेटा है ना। तो यहाँ पर ये कोई भेदभाव नहीं है, भेदभाव नहीं है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि लड़कियों में रक्त की मात्रा लड़कों से की तुलना में कम होती है, तो मैं लड़कियों से भेदभाव नहीं कर रहा हूं कि उनके में खून कम होता है, ये एक्चुअल साइंटिफिक प्रूफ है। तो जो भी चीजें फैक्ट होती हैं वो भेदभाव की चीज नहीं होती है। तो यहां पर भी पेशीय द्रव्यमान जो है वो साइंटिफिकली प्रूफ है, इसलिए ये भेदभाव नहीं है, इसलिए ये लिंग रूढ़िबद्धता नहीं होगा। दूसरा देखिए, एशियाई लोग खेलों में अच्छे नहीं होते हैं। तो देखिए एशियाई लोग की बात की जा रही है, अब एशिया में लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, तो यहां पर लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं है, यानी कि यह लिंग रूढ़िबद्धता का उदाहरण नहीं हो सकता। एक ही विकल्प बचा, देखिए सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं। अब यहां पर देख लीजिए, ये हमारे समाज में पहले से व्यवस्था व्याप्त है कि लड़कियां हैं तो घर का चूल्हा चौका संभालेंगे और लड़के हैं तो बाहर जाकर के आजीविका का साधन जुटाएंगे। तो यहां पर लिंग के आधार पर समाज ने जो पहले से व्यवस्था तय कर रखी है उसी व्यवस्था को ढोना या फिर उसी के आधार पर अपनी अवधारणा बनाने लगा कि लड़कियां हैं तो वो अच्छा खाना बना सकती हैं, तो ये लिंग रूढ़िबद्धता का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, नर चिड़िया बहुत सारे सुंदर बुनावट वाले घोंसले बनाता है और मादा चिड़िया इनमें से सबसे बढ़िया घोंसले अपने अंडे देने के लिए चुनती है, यह कौन सी चिड़िया है? ध्यान से समझिएगा। क्या होता है कि एक वीवर पक्षी होता है जो क्या करता है कि जो नर उसमें की यानी कि मेल कैंडिडेट मेल बर्ड्स जो होते हैं वीवर बर्ड में, वो क्या करते हैं कि अलग अलग अपना घोंसला बनाते हैं, और जो मादा वीवर पक्षी होती है वो क्या करती है, सभी नर घोंसलों को देखती है और जो घोंसला उसको पसंद आता है उसी में जाकर के वो अंडे देती है। ठीक है, तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वीवर बर्ड। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, यानी कि बया जुलाहा चिड़िया। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई हैं? तो देखिए ततैया, दीमक और चींटियां, ये विशिष्ट भूमिकाएं इनकी अलग अलग बटी होती हैं और ये समूह में रहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, फूलों की पहचान करिए। देखिए यहाँ पर अलग अलग ABCD प्रकार के फूल दिए गए हैं और हमसे ये पूछा जा रहा है कि ABCD क्रमशः कौन से फूल हो सकते हैं। तो पहला देखिए, केवल रात में ही खिलता है। तो कौन सा फूल है जो केवल रात में खिलता है? देखिए पहला ऑप्शन गुड़हल दिया गया तो ये तो होगा नहीं, उसके बाद से चमेली दिया गया तो ये तो दिन में खिलता है तो ये भी नहीं होगा, सदाबहार की बात की गई है तो ये भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें रात की रानी की, तो रात की रानी रात में खिलता है, केवल रात में खिलता है। ठीक है, उसके बाद से देखिए औषधि बनाने के काम में लाया जाता है। तो देखिए गेंदे का फूल तो औषधि नहीं बनता है। इसके बाद से गुलाब से भी बहुत कम या फिर ना के बराबर बनता है। गुलाब से क्या बनता है, इत्र बनता है। ठीक है, और इसके बाद से धतूरे की भी बात की गई है। तो लेकिन अगर बात करें गुड़हल की, तो गुड़हल से हमारा औषधि बनाया जाता है। इसके बाद से देखिए रंगाई के काम में लाया जाता है। तो देखिए गेंदा जो होता है वो रंगाई के काम में लाया जाता है और पूरे वर्ष भर खिलता है। तो गुलाब का फूल ऐसा फूल है जो कि पूरे वर्ष भर खिलता है, इसलिए ये चौथा वाला विकल्प गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मधुमक्खियों के छत्ते में मधुमक्खियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि जो निगेटिव होगा वही हमारा जवाब होगा। मधुमक्खियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप समझ लीजिए। मधुमक्खियों के छत्ते में जो अंडे देने का काम करती है वो रानी मक्खी करती है, यानी कि सभी मादा मक्खियों में जो रानी मक्खी होती है वो अंडे देने का काम करती है, और जो अन्य मादा मक्खियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, वो
एक तरीके से जितने भी काम होते हैं वो उनका काम होता है, जैसे कि छत्ते बनाना, उसके बाद से अंडे के बाद से जो बच्चे निकलेंगे उनकी देखभाल करना, ये सब जो अन्य मादा मक्खियां हैं उनका काम होता है। और जो नर मक्खियां होती हैं वो कुछ मक्खियां होती हैं उस छत्ते में, लेकिन उनका कुछ विशेष काम नहीं होता है। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है, एक ही रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। ठीक है, हमसे पूछा गया कौन सा गलत है, तो ये तो हमारा उत्तर होगा नहीं क्योंकि ये सही था। तीसरा देखिए, छत्ते में कुछ ही नर मक्खियां होती हैं, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। पहला देखिए, केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, ये भी बात बिल्कुल सही है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर दूसरा विकल्प देखिए, श्रमिक मक्खी, काम करने वाली मक्खी नर मक्खी होती है, मैंने आपको क्या बताया, नर मक्खियों का कुछ विशेष काम नहीं होता है। जो श्रमिक मक्खियां होती हैं, जो काम करने वाली मक्खियां होती हैं, जो छत्ते बनाने का निर्माण करती हैं, वो सब मादा मक्खियां करती हैं, ना कि नर मक्खी। तो ये विकल्प गलत है और यही हमसे पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा समूह फल का है। फल का समूह हमसे पूछा जा रहा है, तो यहां पर देखिए आलू दिया गया है, बैगन दिया गया है, आम दिया गया है। उसके बाद से देखिए केला दिया गया है, बैगन दिया गया है, मूली दिया गया है, टमाटर दिया गया है, केला दिया गया है, अदरक दिया गया है, केला दिया गया है, भिंडी दिया गया है और आलू दिया गया है। तो कोई भी एक ऐसा समूह नहीं है जो कि केवल फल को रिप्रेजेंट करे, इसलिए इसके सभी विकल्प गलत थे। और इसीलिए सीबीएसई बोर्ड ने इस प्रश्न के सापेक्ष रिवाइज्ड आंसर की में 9 अंक लिखा हुआ है, यानी इस प्रश्न के सापेक्ष सभी अभ्यर्थियों को कॉमन अंक दिया गया था क्योंकि चारों विकल्प इसके गलत हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में अनेक इलाकों में पाए जाने वाले बावड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। बावड़ियों को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप वेल्स बोलते हैं। स्टेप का मतलब होता है सीढ़ी और वेल का मतलब क्या होता है, वेल का मतलब कुआं होता है, यानी कि स्टेप वेल का मतलब हो गया सीढ़ियों वाला कुआं, जिसे हम लोग बावड़िया बोलते हैं। तो अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि इनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, इसका जैसे कुआं पहले हमारे पुराने ज़माना में कैसे होते थे, बड़े बड़े इस प्रकार से चौकोर या फिर गोलाकार इस प्रकार से होते थे, और यहाँ पर स्टेप्स इस तरीके से सीढ़ियाँ बनी होती थी नीचे उतरने के लिए इस प्रकार से, या फिर चौकोर भी हो सकते थे और चारों तरफ से इस प्रकार से स्टेप्स बने होते थे। ठीक है, और बीच में पानी एकत्रित होता था। तो ये क्या है, ये पारंपरिक एक तरीके से साधन है वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए, और इसका प्रयोग जब सूखे इलाकों में पानी की मात्रा नहीं होती थी तो इसका प्रयोग पीने में के लिए भी किया जाता था। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, पुराने जमाने में जगह जगह पर इस प्रकार के कुएं बने हुए थे, जहां पर पानी का संसाधन अवेलेबल नहीं था या फिर नदियां नहीं थी, वहां पर इन्हीं के माध्यम से सामुदायिक तौर पर इस संसाधन का प्रयोग किया जाता था। तो ये बात तो बिल्कुल पॉजिटिव हो गई, हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया है। तीसरा देखिए, ये वर्षा जल संग्रहण और पुनः आवेशन के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि अब इसमें पानी कहां से आएगा, जाहिर सी बात है वर्षा के जल के माध्यम से ही आएगा। तो ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। पहला देखिए, ये जल संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, ये भी बात बिल्कुल सही है। पानी को हम कैसे संरक्षित रख सकते हैं, जो वर्षा हो रही है वो पानी इसी कुएं में भर जाएगा और संरक्षित रहेगा, तो ये पारंपरिक व्यवस्था है। तो यानी ये भी बात बिल्कुल सही है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा, बावड़ियों यानी कि स्टेप वेल्स जो होते हैं का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता, तो ये विकल्प गलत है। इसका प्रयोग पीने के लिए किया जाता था, इसलिए ये गलत है, और चूंकि हमसे गलत वाला ही पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाते हुए कई सुरंगों से गुजरती है, ये सुरंग किन पहाड़ियों में है। ध्यान से देखिएगा, अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम तक ट्रेन जा रही है, तो सुरंग से जो गुजर रही है वो किन पहाड़ियों में होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। स्क्रीन पर आप भारत का नक्शा देख पा रहे होंगे। भारत के नक्शे में ध्यान से देखिएगा, हमसे अहमदाबाद की बात की गई थी जो कि गुजरात में पड़ता है, तो मान लीजिए यहाँ पर अहमदाबाद, और त्रिवेंद्रम की बात की गई थी जो कि केरल में पड़ता है, यानी कि यहाँ पर केरल। तो जब ट्रेन यहाँ से जाएगा तो जाहिर सी बात है ऐसे ही तो जाएगा, ऐसे ही तो ट्रेन जाएगा। ऐसे जब ट्रेन जाएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो पहाड़ियाँ स्थित होंगी, इन राज्यों में यहाँ पर साइड में जो पहाड़ियाँ स्थित होंगी, इन्हीं पहाड़ियों के सुरंग से तो होकर के जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, क्योंकि ट्रेन जो जाएगा गुजरात से केरल, वो ऐसे त्रिवेंद्रम ऐसे ही होकर के जाएगा। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया था कि कहाँ पर किन पहाड़ियों से होकर के गुजरेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पहला विकल्प दिया गया था पूर्वी घाट। तो जो पूर्वी घाट होता है वो कहाँ पर है, वो बंगाल की खाड़ी के किनारे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पौंडीचेरी और तमिलनाडु को स्पर्श करता है। देखिए यहाँ पर देखिए, ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उसके बाद से आंध्र प्रदेश,
उसके बाद से पुडुचेरी और तमिलनाडु, यहाँ को स्पर्श करते हुए ये क्या होता है, ये पूर्वी घाट होता है। तो जब ट्रेन ही इधर से जा रही है तो पूर्वी घाट तो होगा नहीं, तो पहला विकल्प गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद से दूसरा विकल्प दिया गया था पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट कहाँ कहाँ से है, ध्यान से देखिएगा। पश्चिमी जो घाट होता है उत्तर में सतपुरा रेंज से गोवा के दक्षिण में, देखिए यहाँ पर ये गोवा राज्य है, मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। देखिए यहाँ पर ये गोवा है, कर्नाटक के मध्य देखिए ये कर्नाटक है, और केरल व तमिलनाडु, देखिए ये केरल हो गया और ये तमिलनाडु यहाँ पर हो गया। ठीक है, तमिलनाडु से होते हुए कन्याकुमारी में हिंद महासागर तक फैला हुआ है, ये पश्चिमी घाट है। तो जब जाहिर सी बात है गुजरात से जब ट्रेन निकल रही है केरल के लिए यानी त्रिवेंद्रम के लिए, तो ऐसे होकर के जाएगी, तो यहाँ पर जो पश्चिमी घाट में जो पर्वत पड़ेंगे, पश्चिमी घाट में जो पर्वत पड़ेंगे उन्हीं से होकर के सुरंग से होकर के जाएगी। और पश्चिमी घाट का जो पर्वत होता है वो गोवा के कर्नाटक और केरल और इन सब से होकर के जाता है, पश्चिमी घाट वाला पर्वत। तो जाहिर सी बात है हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा जो तीसरा विकल्प दिया गया है वो हिमालय पर्वत दिया गया है। हिमालय पर्वत जो है वो इस प्रकार से फैला हुआ है, यहाँ पर इस तरीके से हिमालय पर्वत है। तो क्या ट्रेन हमारी गुजरात से होकर के जब नीचे जा रही थी तो ऊपर तो आने का सवाल ही नहीं है, तो हिमालय पर्वत होगा ही नहीं। और चौथा विकल्प दिया गया था अरावली पर्वत। तो देखिए अरावली जो है वो राजस्थान राज्य के पूर्वोत्तर क्षेत्र से गुजरती है, जो कि 550 किलोमीटर लंबी इस पर्वतमाला की कुछ चट्टानी पहाड़ियां दिल्ली के दक्षिण हिस्से में भी गई हुई हैं। तो यहाँ पर देखिए अरावली पर्वत कहाँ बताया जा रहा है, राजस्थान से बताया जा रहा है और दिल्ली तक कुछ बताया जा रहा है। तो ट्रेन तो हमारी गुजरात से यहाँ से नीचे जा रही है, ऊपर जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है, यानी अरावली भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अब एक ही केवल विकल्प ही बचा, पश्चिमी घाट इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए, अरावली गलत हो गया, उसके बाद से हिमालय गलत हो गया, पूर्वी घाट गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 2 पश्चिमी घाट इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाथियों के बारे में सही है। देखिए एनसीईआरटी की बुक में नंदू हाथी के बारे में जिक्र किया गया, जिससे सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट की लगातार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। देखिए जो हाथी होते हैं वो एक बार में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्तियां खा सकते हैं। ठीक है, हाथी जो होते हैं वो बहुत कम आराम करते हैं, एक दिन में 2 से 4 घंटे ही केवल सोते हैं। ठीक है, और हाथियों को कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है, वो कीचड़ में ठंडक के लिए खेलना पसंद करते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हाथी जो होते हैं वो झुंड में रहना पसंद करते हैं। झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है, यानी कि मादा हाथी जो कि सबसे बुजुर्ग होती है, वो झुंड का नेतृत्व करती है, यानी कि नेता होती है। और 10 से 12 हाथनी और बच्चे होते हैं इस झुंड में। ठीक है, जो झुंड होगा उसमें 10 से 12 बच्चे और हथनियों को मिला करके होते हैं। और हाथी जो होते हैं वो 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं, फिर वे इस झुंड को छोड़ करके अकेले रहने चले जाते हैं। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे हाथी होते हैं। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, मैंने आपको क्या बताया, झुंड में केवल मादा हाथी रहेगा और हाथियों के बच्चे रहते हैं। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही हो गई। तर्क देखिए क्या दिया गया है, नर हाथी चारों ओर अकेले ही घूमते हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। देखिए ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, नीचे कक्षा 5 के 4 बच्चों के खून की जांच की रिपोर्ट में उनके हीमोग्लोबिन लेवल के बारे में बताया गया है। देखिए बच्चे किस कक्षा के हैं, बच्चे जो हैं वो कक्षा 5 के हैं। 6 साल का जब बच्चा होगा तब वो कक्षा 1 में गया होगा, यानी कक्षा 5 में जब बच्चा है तब उसकी एज कितनी होगी, 11 प्लस के आसपास होगी। 11 साल के बच्चे में हीमोग्लोबिन लेवल कितना होना चाहिए ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये लड़के की बात की गई है और ये लड़कियों की बात की गई है, तो दोनों में लेवल अलग अलग होता है। मैं थोड़ा सा रेंज आपको डिफाइन कर देता हूँ। देखिए अगर मेल कैंडिडेट है जिसकी आयु 18 से कम है, 18 से कम है, तो उसमें जो ये मेल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, यानी लड़का, ठीक है, तो इसमें जो हीमोग्लोबिन लेवल होगा वो 13.6 से लेकर के 17.7 के बीच में होता है। ये नॉर्मल कंडीशन में बता रहा हूँ। ठीक है, अगर लड़की की बात करें यानी फीमेल की बात करें और जिसकी एज 18 से कम है,
तो उसमें जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है वो 12.1 से लेकर के 15.1 के बीच में होता है। अब इसी रेंज को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। जिसका भी जो यहाँ पर डेटा दिया गया है इस रेंज से कम होगा उसमें हीमोग्लोबिन लेवल कम होगा और इस वजह से वो रक्त अल्पता यानी एनीमिया से ग्रसित होगा। ठीक है, चलिए पहला दिया गया है अमन। अमन जो कि लड़का है, इसमें हीमोग्लोबिन लेवल 8 बताया गया। देखिए लड़के के लिए रेंज क्या है, 13.6 से ज़्यादा होना चाहिए और ये 8 है यानी कम है, यानी कि इसमें हीमोग्लोबिन लेवल कम होगा। ठीक है, यानी ये एनीमिया से जूझ रहा है। दूसरा देखिए राधिका की बात की गई है यानी लड़की की बात की गई है, लड़की में 10 दिखाया गया है, तो ये भी देखिए लड़की के रेंज से कम हो रहा है, तो ये भी एनीमिया से ग्रसित होगी। सुरजीत की बात की गई है, 14 दिखाया गया, देखिए 14 इस रेंज में आ रहा है, यानी कि ये इसमें एनीमिया नहीं होगी, यानी इसमें रक्त की कमी नहीं है। मारिया की बात करें तो इसका 6 दिखाया गया है, तो इसमें भी रक्त की कमी है। देखिए लड़की का रेंज जो है वो 12.1 से 15.1 है, यानी कि अमन, राधिका और मारिया, अमन, राधिका और मारिया जो है वो एनीमिया से जूझ रहे हैं, यानी कि रक्त की कमी से जूझ रहे हैं। देखिए अमन, राधिका, मारिया, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, चिड़ियों की आंखों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चिड़ियों की आंख के बारे में पूछा गया। देखिए जो उल्लू होता है उसकी जो आंखें होती हैं, जिस प्रकार से मनुष्य की आंखें उसके चेहरे पर सामने की तरफ होती हैं उसी प्रकार से उल्लू की भी आंखें मनुष्य की तरह उसके चेहरे पर बिल्कुल सामने की तरह होती है। बाकी चिड़ियों की अगर आप बात कर ले, गौरैया देख लीजिए, कबूतर देख लीजिए, तो इनकी जो आंखें होती है, मान लीजिए ये इनका चेहरा है तो इसके दोनों तरफ इस प्रकार से होती है, और जबकि उल्लू का जो आंख होता है वो मनुष्य की तरह उसके चेहरे पर सामने की ओर होता है। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला स्टेटमेंट ये कहा जा रहा है सभी चिड़ियों के अपने सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं, तो सभी चिड़ियों की बात की जा रही है, जबकि उल्लू जो होता है उसके दोनों तरफ नहीं होता है बल्कि चेहरे पर सामने की तरफ होता है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहा जा रहा है कि चिड़िया दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाती हैं, तो ये विकल्प गलत है। कैसे, ध्यान से समझिएगा। आप अभी अपनी आंखों को, जैसे आप बैठे हुए हैं तो लेफ्ट साइड में करके देखिए तो आपकी दोनों आंखें लेफ्ट साइड हो जाएंगी, या फिर राइट साइड करके देखिए तो दोनों आंखें एक साथ ही मूवमेंट करेंगी, या तो लेफ्ट या तो राइट, यानी कि मनुष्य एक साथ एक ही वस्तु पर अपनी जो नज़र है उसको केंद्रित कर पाते हैं। लेकिन जो चिड़िया होती है वो एक आंख को लेफ्ट और दूसरी आंख को राइट साइड में कर सकती हैं। और ये विकल्प क्या कह रहा है कि चिड़िया दो भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय में दृष्टि केंद्रित नहीं कर सकती हैं, तो ये गलत है। ये मनुष्य के लिए सही हो सकता था, चिड़ियों के लिए गलत है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया, यानी कि S1 S2 दोनों गलत है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 में बात की गई है, S1 एंड S2 दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, बाघों यानी कि टाइगर्स की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने में मदद नहीं करती है। ठीक है, प्रश्न निगेटिव सेंस में, तो निगेटिव वाला ही हमारा उत्तर होगा। पहला देखिए कहा जा रहा है कि संवेदनशील गलमुच्छे, यानी कि जो उसके मूंछ होती हैं वो एक तरीके से उसको डायरेक्शन बताती रहती हैं। ठीक है, तो ये तो उसकी हेल्प करती है शिकार खोजने में, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। उसके बाद से देखिए विभिन्न दिशाओं में कानों की गति, तो ये भी उसकी हेल्प करती है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। सुनने की तीव्र आभास, तो ये भी उसकी हेल्प करती है। लेकिन अगर बात करें जोर की गर्जना, तो बाघ जो होता है जब वो गरजता है तो वो उसकी हेल्प नहीं कर रहा है शिकार को खोजने में, तो ये उसकी मदद नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। देखिए यहां पर राष्ट्रीय पार्क दिए गए हैं और भारत के किस राज्य में ये राष्ट्रीय पार्क स्थित है ये आपको मिलान करना है। ठीक है, चलिए पहला दिया गया जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट जो है वो उत्तराखंड में है। काजीरंगा की बात की गई है, तो काजीरंगा कहां पर है, आसाम में है। उसके बाद से रणथंभौर की बात की गई है जो कि राजस्थान में है, और अंतिम बचा गिर जो कि गुजरात में है। तो हमारा विकल्प क्या बना, देखिए एक आ दो देखिए किस किस में दिया गया है, एक आ दो इसमें दिया गया है। उसके बाद से देखिए बी का एक इसमें दिया गया है, सी का 4 इसमें दिया गया है, और डी का 3 इसमें दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, जब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपने बच्चों को चिड़ियाघर लेकर के जाते हैं तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं। ध्यान से समझिएगा। एनसीएफ 2005 ईवीएस के बारे में यह कहता है कि बच्चों को उसके परिवेश से जोड़ करके बताना है। अब चूंकि बच्चे को चिड़ियाघर ले जाया जा रहा है, यानी कि बच्चा चिड़ियाघर उसके परिवेश में ही होगा, और बच्चा अपने परिवेश से जोड़ करके उसको अच्छे तरीके से अधिगम कर पाएगा, क्योंकि प्रत्यक्ष तौर पर जो बच्चा देख रहा होता है, क्योंकि ध्यान से समझिएगा बच्चा कक्षा 1 से 5 तक ही प्राइमरी में रहेगा, और 5 साल का जब बच्चा है तब उसकी आयु कम से कम मतलब अधिकतम 11 साल के आसपास होगी। 11 साल की एज ऐसी होती है जब बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, और इस अवस्था में बच्चे
प्रत्यक्ष तौर पर चीजों के बारे में देख करके उसके बारे में अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। अभी बच्चों में अमूर्त चिंतन नहीं आता है, इसलिए एनसीएफ 2005 प्राइमरी स्तर के बच्चों के लिए यह कहता है कि बच्चों को उसके परिवेश से जोड़ करके जब बताएंगे तब उसके लिए अधिगम अर्थपूर्ण होगा। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला विकल्प यह कहता है बच्चों को जानवरों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए चारों विकल्प सीटेट की यही खूबी है कि चारों विकल्प आपको पॉजिटिव दिखेंगे, लेकिन उन चारों में से मोस्ट एप्रोप्रिएट हमारे लिए कौन सा है, एनसीएफ किसकी बात करता है, वो हमारा सबसे सटीक उत्तर होगा। दूसरा देखिए बच्चों को मजेदार तरीके से सीखने का मौका देना, तो बिल्कुल सही बात है, ये बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग होगा और बच्चे मजा लेंगे कि वो प्रत्यक्ष तौर पर जानवरों को देख रहे हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इसलिए ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। बच्चों में पशुओं को पालने की कौशल का विकसित करना, तो ये भी गलत है। एक ही विकल्प बचा, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा विद्यार्जन के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना, यानी कि बच्चा जो कुछ भी अपने वास्तविक जीवन में देख रहा है, जब उसको आप कक्षा में पढ़ाएंगे तब बच्चा उसको और अधिगम अर्थपूर्ण तरीके से कर पाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, रमेश अपनी कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है। उपयुक्त उद्देश्य निम्नलिखित विद्यार्थियों के किस कौशल के विकास का नहीं है। ध्यान से समझिएगा, कौन सा एक ऐसा स्किल है जो कि बच्चे में डेवलप नहीं होगा इस खोजपूर्ण प्रश्न पूछने के माध्यम से। देखिए चौथा दिया गया श्रवण कौशल। श्रवण कौशल का मतलब क्या होता है कि किसी की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना। अब मान लीजिए रमेश ने जब प्रश्न पूछा, तो जब बच्चे उस प्रश्नों को सुन करके उसका जवाब देंगे, तो जाहिर सी बात है पहले प्रश्न को सुनेंगे, तो सुनने के दौरान उनमें श्रवण कौशल को विकसित किया जा सकता है। तो ये तो बात पॉजिटिव हो गई, लेकिन प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा दिया गया रचनात्मक कौशल। अब देखिए बच्चे कितने क्रिएटिव हैं, प्रश्न के माध्यम से हम जान सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बच्चों से पूछूं कि ऐसी कितनी संख्या है जिनका योग 5 होगा, तो बहुत सारे बच्चे इसका अलग अलग उत्तर दे सकते हैं। तो बच्चा कितना क्रिएटिव है, इसके माध्यम से हम लोग इसके बारे में पता लगा सकते हैं, यानी कि रचनात्मक कौशल भी उसमें डेवलप होगा। चूंकि रचनात्मक कौशल पॉजिटिव सेंस में, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। अवलोकन कौशल की बात की गई है, तो इसके माध्यम से भी बच्चे में अवलोकन कौशल को डेवलप किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए बच्चा कक्षा में कुछ देख रहा है, कुछ पढ़ाई हो रहा है, कुछ देख रहा है, या फिर मान लीजिए कि कहीं वो किसी शैक्षणिक भ्रमण पर गया है, तो शैक्षणिक भ्रमण के दौरान जो कुछ भी वो अवलोकन कर रहा है, अवलोकन करने के बाद से वो कुछ प्रश्न अपने टीचर के माध्यम से पूछ सकता है। तो कहीं ना कहीं ईवीएस जो है वो अवलोकन कौशल को भी डेवलप करेगी, इसलिए ये भी पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें प्रदर्शन कौशल की, जिसे क्या बोलते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन स्किल बोलते हैं, तो इससे बच्चे में प्रदर्शन कौशल विकसित नहीं होगा। प्रदर्शन यानी कि कुछ भी डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाना, तो वो किस में होगा, वो नाटक के दौरान किया जाएगा कि बच्चा कुछ भी परफॉर्म करके दिखा रहा है, डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा रहा है। ठीक है, तो ये प्रदर्शन कौशल इससे डायरेक्टली डेवलप नहीं होगा बच्चे में, और ये चूंकि निगेटिव सेंस में और प्रश्न भी निगेटिव सेंस में पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान के गुण हैं। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ एबिलिटी होनी चाहिए। सबसे पहले कि मान लीजिए कोई भी एक प्रश्न है, तो उसके कई मेथड हो सकते हैं उस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, तो उन मेथड में से एप्रोप्रिएट मेथड को चयन करना एक प्रमुख गुण होना चाहिए, तभी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि हाई स्कूल 9th में आपने कई प्रमेय पढ़े होंगे। अब मान लीजिए कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि ये एक त्रिभुज है जिसका ये कोण मान लीजिए कि 50 अंश है, ये कोण मान लीजिए कि 60 अंश है। तो अगर आपसे मैं ये पूछूं कि ये कोण कितने अंश का होगा, तो आपने कई प्रमेय पढ़ रखा होगा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अगर त्रिभुज समद्विबाहु है तो आमने सामने की भुजा समान भुजा के आमने सामने की कोण बराबर होंगे। इसके अलावा त्रिभुज की अन्य प्रॉपर्टीज भी पढ़ रखे होंगे, लेकिन क्या वो सब यहां पर लागू होगा? नहीं होगा। आपका एक ही प्रमेय लागू होगा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, और इसका प्रयोग करते हुए आप इस कोण को निकाल सकते हैं। यानी कि कई प्रमेय में से आपको एक प्रमेय का चयन करना होगा। तो यहां पर देखिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए चयन की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया कि एक प्रश्न, मान लीजिए कई विधियां हैं, एक प्रश्न से एक विधि से बच्चा प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो जाहिर सी बात है वो नेक्स्ट विधि का प्रयोग करेगा। यानी कि बच्चा अगर क्रिएटिव होगा तभी अलग अलग विधियों के बारे में भी जान पाएगा। यानी कि क्रिएटिव यानी कि सृजन यहां पर भी समस्या समाधान में हेल्प करता है, यानी कि समस्या समाधान का गुण होना चाहिए। इसके अलावा अगर भाषण की बात करें तो ये समस्या समाधान में कोई भी हेल्प नहीं करेगा। अगर मैं आपसे ये पूछता कि त्रिभुज के इस कोण का मान क्या होगा, तो क्या केवल अगर आप भाषण देने लगे तो क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा? नहीं होगा। लेखन की बात करें तो इससे भी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद नहीं मिलती है। आप केवल प्रमेय लिखते जाइए, लेकिन उस प्रमेय को यूज करना अगर आपको नहीं आता है तो लिखने से प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व होगा। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। यानी ए और बी इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, एक ईवीएस शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए। ध्यान से समझिएगा। एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चे को उसके परिवेश से जोड़ करके ही बताना है। अब बच्चे के परिवेश में किसी भी चीज को क्या बोला जाता है, उस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी के बारे में अगर आप बताएंगे तभी बच्चे उससे कोरिलेट कर पाएंगे और चीजों को समझ पाएंगे। जैसे कि उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो यहां पर आम के बीज को गुठली के नाम से जाना जाता है। अन्य राज्यों में हो सकता है कि अलग अलग नाम से जाना जाता हो। अब मान लीजिए कि मैं यूपी का एक टीचर हूं और बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो अगर मैं आम की संरचना के बारे में या फिर इसके बीज के बारे में बताना चाहूंगा और यहां पर मैं बोलूं कि इसके अंदर एक गुठली होता है, तो बच्चा चूंकि अपने परिवेश में ये जानता है, क्योंकि उसके भी स्थानीय भाषा में आम के अंदर जो बीज पाया जाता है उसको गुठली बोला जाता है। लेकिन मान लीजिए साउथ का एक बच्चा है और अगर उसके यहां इस गुठली का कुछ अलग नाम होगा, तो अगर मैं एज ए टीचर पढ़ा रहा हूं तो जाहिर सी बात है बच्चा उसे कोरिलेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो टर्मिनोलॉजी, वो शब्दावली उसके लिए नहीं होगी। तो यानी कि एनसीएफ ये कहता है कि बच्चों के परिवेश से जोड़ते हुए भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ये हमसे पूछा गया था कि प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। औपचारिक एवं परिभाषाओं पर बल देने वाली भाषा होनी चाहिए। किसी भी विकल्प में अगर परिभाषा दिख जाए, आपको आंख बंद करके तुरंत उसको कट कर देना, वो कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि एनसीएफ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहता है कि बच्चे खेल के माध्यम से करके सीखेंगे, परिभाषा के माध्यम से बच्चे नहीं सीखते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये हमेशा निगेटिव होता है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, बच्चों के लिए कठिन होनी चाहिए ताकि वे समझ ना पाए। अब एज ए टीचर मैं ये थोड़ी चाहूंगा कि बच्चे के लिए चीजें कठिन बना दूं ताकि वो समझ ही ना पाए। बच्चे का अर्थपूर्ण अधिगम करना है, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास करना है। मैं उसका संज्ञानात्मक विकास में बाधा क्यों बनना चाहूंगा? तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, प्राविधिक प्रकृति की होनी चाहिए। प्राविधिक को अंग्रेजी में टेक्निकल बोलते हैं। अब प्राइमरी स्तर का बच्चा है, वो टेक्निकल क्या जानेगा? अब मान लीजिए कि इस आम का मैं साइंटिफिक नेम बताने लगूं, गुठली का साइंटिफिक नेम बताने लगूं, तो क्या बच्चे इसे कोरिलेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, जो कि एनसीएफ 2005 के उस स्टेटमेंट का सीधे तौर पर उल्लंघन होगा कि आप उसके परिवेश से जुड़ी हुई भाषा के बारे में, भाषा से जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट के बारे में बताइए। तो ये सीधे तौर पर निगेटिव हो गया। टेक्निकल बच्चे इस स्तर, प्राइमरी स्तर के बच्चे जो होते हैं वो उसमें कंफर्टेबल नहीं होंगे। अब एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, बच्चों की दैनिक रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। अब बच्चा जानता है कि आम के बीज को गुठली बोलते हैं, तो जब मैं गुठली टर्मिनोलॉजी का प्रयोग करूंगा तो बच्चा इसे कोरिलेट कर पाएगा, क्योंकि दैनिक रोजमर्रा की भाषा है ये, और इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, आकर्षक एवं प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग सहायक है क्योंकि, यानी कि अट्रैक्टिव एंड रेलिवेंट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल की बात की जा रही है, वो क्यों सहायक होता है। देखिए, जब मैं टीएलएम का प्रयोग करूंगा तो क्या होगा कि बच्चा उस टीएलएम को देख भी सकता है और जो चीजें मैं मौखिक तरीके से बता रहा हूं उसको सुन भी सकता है। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा बीएड बीटीसी के दौरान कि जितनी ज्यादा इंद्रियां एक्टिव होंगी, बच्चे का अधिगम उतना ही अर्थपूर्ण किया जा सकता है। यानी कि टीएलएम के प्रयोग के माध्यम से बच्चे की ज्यादा ज्ञानेंद्रियां सक्रिय होती हैं। इसी को बस आपको विकल्प में ढूंढ लेना है। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं, विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल पॉजिटिव है कि टीएलएम का प्रयोग करेंगे तो बच्चे के लिए इंटरेस्टिंग होगा और उसका ध्यान आकर्षित होगा। लेकिन क्या ये हमारा उत्तर होगा? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि चारों विकल्प आपको पॉजिटिव लगेंगे, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट आपको चुनना है। मैं यहां पर स्टार लगा रहा हूं, ठीक है। तीसरा देखिए, शिक्षकों को शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में सहायता करते हैं। देखिए, कोई भी एक ऐसा विकल्प जो कि शिक्षकों की बात करे, वो हमेशा आपको गलत कर देना है, क्योंकि आपको बच्चों के बारे में बात करना है। बच्चों के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए। टीचर के लिए कठिन पड़े आसान पड़े उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं। दूसरा देखिए, अधिगम को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं। यह भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है, तो यह भी स्टार लगा रहा हूं मैं, क्योंकि बच्चे अच्छे तरीके से सीख पाएंगे, अर्थपूर्ण तरीके से सीख पाएंगे। अब पहला विकल्प यह दिया गया कि सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं। अब देखिए, यह भी सही था, पॉजिटिव था, यह भी पॉजिटिव था, लेकिन इसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन सा है? इसकी सभी ज्ञानेंद्रियां जो है वो एक्टिव हो रही हैं और इसी वजह से उसका अधिगम अर्थपूर्ण हो रहा है। तो ये उसके बाद की प्रक्रिया इसलिए गलत हो गया और ध्यान आकर्षित करना भी अब संकुचित हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट एप्रोप्रिएट ये वाला होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। दोस्तों, मैं यहां पर बिल्कुल कंफर्म कर दूं कि जो भी मैं उत्तर इस वीडियो में या फिर किसी भी वीडियो में बता रहा हूं वो सब कुछ सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जारी की गई ऑफिशियल आंसर की से सर्टिफाइड है, तो आप आंख बंद करके पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, ईवीएस के शिक्षण में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की पहचान कीजिए। न्यूनतम महत्वपूर्ण यानी कि निगेटिव सेंस में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो विकल्प भी हमारा निगेटिव वाला ही उत्तर होगा। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। विद्यार्थियों से परिचर्चा यानी कि डिस्कशन की बात की जा रही है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे एक दूसरे से अंतःक्रिया करके ही सीखते हैं, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन प्रश्न निगेटिव सेंस में पूछा गया है, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, कार्यपत्रों पर चित्रों और रूपरेखा को बनाना।
अब देखिए यहाँ पर क्रियाकलाप बच्चों को कराना है, तो क्रियाकलाप में ये चीज़ें चित्र बनाना या फिर रूपरेखा तैयार करना, ये कहीं ना कहीं बच्चे को हेल्प करेगी ईवीएस में। तो ये भी पॉजिटिव सेंस में हो गया, लेकिन प्रश्न हमसे नेगेटिव पूछा गया तो ये उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, विद्यार्थियों को बाहर प्रकृति की सैर पर ले जाना। ईवीएस में शैक्षणिक भ्रमण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो बच्चों को अपने परिवेश के प्रत्यक्ष यानी कि मूर्त चीज़ों को देखने में कहीं ना कहीं हेल्प करता है। और बच्चे ईवीएस में मूर्त चिंतन के माध्यम से यानी कि प्रत्यक्ष तौर पर चीज़ों को देख करके परिवेश से जोड़ करके ही सीखते हैं, एनसीएफ कहता है। तो ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव हो गई, तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता। एक ही विकल्प बचा, अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना। सजा किसी भी प्रकार की हो, चाहे शारीरिक हो या फिर शाब्दिक हो, वो हमेशा निगेटिव होता है। चूंकि प्रश्न भी हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन के पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के क्या उद्देश्य हैं, पहचानिए। ध्यान से समझिएगा, बच्चे को जब पहेली पूछा जाता है तो वो क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए मजबूर होते हैं। जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि वो कौन सा चीज़ है जो बाहर से बिल्कुल सख्त, अंदर से नर्म है और उसमें पानी होता है, तो आप चिंतन करने के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि हाँ, नारियल हो सकता है। नारियल का बाहरी जो आवरण होता है बहुत सख्त होता है, अंदर मुलायम होता है, जो खाने वाला फल होता है, और उसके अंदर पानी होता है। तो इस प्रकार से जब मैंने आपसे प्रश्न पूछा, पहली पूछा, तो इससे आप क्या कर रहे हैं, विचारों के माध्यम से क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं। तो इससे बच्चे में तर्क करने की क्षमता विकसित होती है। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथा देखिए, विद्यार्थियों को खेल खिलाना। देखिए यहाँ पर केवल खेल खिलाना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी अन्य भी खेल खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, दौड़ भाग कर सकते हैं, केवल पहेली खेल नहीं है, इसलिए यहाँ पर खेल इंपॉर्टेंट नहीं होगा, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना और स्वयं को आनंदित करना। अब जब बच्चे भ्रमित होंगे तो आनंद कहाँ प्राप्त करेंगे। आप किसी भी चीज़ को लेकर के मिसकॉन्सेप्शन आपके मन में रहता है या फिर आप कन्फ्यूजन की स्थिति में रहते हैं, तो आप कहीं ना कहीं उसको लेकर व्यथित रहते हैं कि आखिर ये सही है या फिर ये सही है। तो भ्रम की स्थिति में बच्चा आनंदित थोड़ी होगा, तो ये गलत हो गया। पहला देखिए, विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना, तो भ्रमित करना उद्देश्य नहीं है। एक ही विकल्प बचा, विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों को प्रश्न पूछना अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न संकेतक हैं। ध्यान से समझिएगा, ईवीएस में जब बच्चे प्रश्न पूछते हैं टीचर से, तो उन प्रश्नों के माध्यम से हमें क्या पता चल सकता है, क्या हमें संकेत मिलता है एज ए टीचर, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया विद्यार्थियों की जिज्ञासा के बारे में, बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चा किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा होगा तभी उसके बारे में और ज़्यादा जानने की इच्छा रखेगा, और ज़्यादा जानने के लिए वो प्रश्न पूछेगा। यानी कि प्रश्न पूछने के माध्यम से हम लोग एज ए टीचर जान सकते हैं कि बच्चा इस चीज़ में एक तरीके से क्यूरियोसिटी रखता है, जिज्ञासु है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। दूसरा देखिए, विद्यार्थियों के समझ में अंतर। अब मान लीजिए कि एक कॉन्सेप्ट में पढ़ा रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट में एक बच्चा अलग प्रश्न पूछ सकता है, दूसरा बच्चा अलग प्रश्न पूछ सकता है। जैसे कि अगर मैं बच्चे को बता रहा हूं संसद के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में और ये सब मंत्रिमंडल के बारे में बता रहा हूं, तो उस दौरान एक बच्चा मान लीजिए ये पूछा कि सर प्रधानमंत्री का चयन कैसे होता है, और दूसरा बच्चा मान लीजिए ये पूछा कि सर मुख्यमंत्री का चयन कैसे हो सकता है। तो अब हम विद्यार्थियों के समझ में अंतर कर पाएंगे कि एक बच्चा जो प्रधानमंत्री के बारे में पूछ रहा है वो चीज़ों को समझ रहा है कि प्रधानमंत्री का चयन जो सांसद होते हैं वो एक तरीके से करते हैं, और मुख्यमंत्री का जो चयन होता है वो विधानसभा के अंतर्गत जो विधायक चुने जाते हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर बच्चे की समझ के बारे में हम अंतर कर पाएंगे कि जो पहला वाला बच्चा, जो मैं संसद पढ़ा रहा था और मंत्रिमंडल ये सब बता रहा था, तो उससे कोरिलेट कर पा रहा है, और दूसरा बच्चा उससे कोरिलेट ना करके राज्यों पर चला गया, तो इससे हम लोग उसके समझ के बीच में अंतर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं सही होगा, बिल्कुल सही बात है। तीसरा देखिए, शिक्षक की क्षमता। अब बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं तो ये तो बच्चे की क्षमता के बारे में हम लोग पता लगा पाएंगे ना, टीचर के बारे में थोड़ी पता चल पाएगा, क्योंकि बच्चा जब प्रश्न पूछेगा तब हम लोग समझ पाएंगे एज ए टीचर कि बच्चे को कॉन्सेप्ट कितने स्तर तक समझ में आया है अथवा नहीं आया है। ये शिक्षक की क्षमता की बात नहीं करता है, हमारा उत्तर नहीं होगा, यानी ए और बी इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, गलत कथन का चयन कीजिए, यानी कि निगेटिव वाला हमारा उत्तर होगा। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं, कक्षा 1-2 में ईवीएस शिक्षण भाषा और गणित के माध्यम से होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, एनसीएफ ये कहता है। कक्षा 1 और 2 में ईवीएस की कोई भी पाठ्य पुस्तक नहीं है, बल्कि भाषा और गणित के माध्यम से बच्चों को ईवीएस के बारे में बताया जाता है। कैसे, ध्यान से समझिएगा। बच्चे को बताया जाता है ए फॉर एप्पल, इसके अलावा बच्चे को बताया जाता है बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट।
तो बच्चा ये बिल्ली, ये बॉल, ये एप्पल को अपने परिवेश में देखा हुआ है। बच्चे को हम लोग अल्फ़ाबेट यानी भाषा के बारे में बता रहे हैं और किससे कोरिलेट कर रहे हैं, उसके परिवेश से मिलने वाली वस्तुओं के बारे में, यानी परिवेश उसका क्या है, वातावरण हो गया। और वातावरण के बारे में अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्यावरण अध्ययन बोलते हैं, यानी कि ईवीएस बोलते हैं। तो यहां पर बच्चे को हम लोग सिखा रहे थे भाषा, लेकिन किससे कोरिलेट कर रहे हैं, ईवीएस से कोरिलेट कर रहे हैं। इसीलिए प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 और 2 में ईवीएस की कोई पुस्तक नहीं है, बल्कि उसको भाषा के माध्यम से और गणित के माध्यम से बताया जाता है। भाषा के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया, अब गणित के माध्यम से कैसे समझाएगा जाएगा, ध्यान से समझिएगा। बच्चे को एक अंक सिखाने के लिए इसके आगे एक किसी जानवर का चित्र बना रहेगा, मान लीजिए हाथी का चित्र बना है। 2 सिखाने के लिए इसके आगे 2 हाथी का चित्र बना रहेगा। 3 सिखाने के लिए 3 हाथी का चित्र बना रहेगा। तो हाथी क्या है, बच्चे के वातावरण का पार्ट है, परिवेश का पार्ट है, और इस परिवेश से जोड़ करके हम लोग बच्चे को गणित बता रहे हैं। यानी बच्चे के सब्जेक्ट में ये गणित विषय है, और इस गणित विषय के माध्यम से बच्चा कहीं ना कहीं ईवीएस के बारे में जान रहा है, क्योंकि हाथी उसके परिवेश में पाया जाता था। इसीलिए कक्षा 1 और 2 में ईवीएस का अलग से कोई भी पुस्तक नहीं है, बल्कि भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है, ये एनसीएफ कहता है। तो ये बात तो बिल्कुल पॉजिटिव है, तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि हमसे क्या बोला गया था, हमसे गलत कथन यानी निगेटिव वाला पूछा गया है। तीसरा देखिए ईवीएस, इसके बाद से देखिए पहला, देखिए ईवीएस एक अंतः विषयक विषय है। अंतः विषयक यानी कि इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट की बात की जा रही है, यानी कि एक दूसरे से संबंधित करने की बात की जा रही है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। अब जैसे यहीं पर देख लीजिए, भाषा और गणित के माध्यम से बच्चे को बताया गया, ये प्राइमरी के कक्षा 1 और 2 में होता है, और कक्षा 3, 4 और 5 में ईवीएस की तो पुस्तक है, लेकिन वो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा को एकीकृत किए हुए हैं। इसी को बोला जाता है अंतः विषयक विषय, जो कि एनसीएफ के अनुसार बिल्कुल पॉजिटिव है। तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया है। दूसरा देखिए ईवीएस पढ़ाना स्थानीय संसाधनों के माध्यम से होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चों को उसके परिवेश से जोड़ करके बताना है। परिवेश यानी समुदाय का पार्ट, और समुदाय में जो कुछ भी उसको चीजें दिख रही हैं या फिर मिल रही हैं, उसी के माध्यम से बच्चे को बताया जाता है। ठीक है, इसीलिए शैक्षणिक भ्रमण को ईवीएस में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि बच्चे को प्रत्यक्ष तौर पर अपने समुदाय, अपने परिवेश, अपने पर्यावरण को देखने समझने का मौका मिलता है। तो ये भी बात एनसीएफ के अनुसार बिल्कुल सही है, पॉजिटिव है। तो हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा, ईवीएस मुख्यतः जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ी हुई है। अब मुख्यतः कहने का मतलब कि सबसे ज्यादा जैव विविधता पर ही फोकस किया जाता है ईवीएस में, तो ऐसा नहीं है। ईवीएस में प्राइमरी लेवल पर आप देखेंगे कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को भी इंक्लूड किया गया है, तो केवल जैव विविधता पर फोकस नहीं है, क्योंकि ये निगेटिव सेंस में है और हमसे भी निगेटिव वाला ही पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षा के औसत छात्रों के लिए क्या करेंगे। औसत छात्र यानी कि जो बिल्कुल एवरेज है, उसके लिए आप एज ए टीचर क्या करना चाहेंगे। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं, उन्हें कई बार अवधारणा लिखने के लिए देना। देखिए बच्चा औसत दर्जे का है, यानी कि कॉन्सेप्ट को जल्दी नहीं समझ पाता है, तो केवल लिखने मात्र से क्या वो कॉन्सेप्ट को समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, उन्हें पहली पंक्ति में बैठा करके लगातार मार्गदर्शन करेंगे। तो पहली पंक्ति में केवल बैठाना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मान लीजिए पहली पंक्ति में मैं बैठा भी रहा हूँ, वो उसको लगातार इंस्ट्रक्शन भी दे रहा हूँ, उसका लगातार गाइडेंस भी कर रहा हूँ, लेकिन वो बच्चा पढ़ने में रुचि ही नहीं ले रहा है, तो क्या वो पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। तो ये भी कम इंपॉर्टेंट है, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, उनको अतिरिक्त कार्य में अभ्यास करने के लिए देना। बच्चा औसत दर्जे का है, वो एक तो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है किसी भी अधिगम प्रक्रिया में, और जब इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो आप जितना ज़्यादा उसको अतिरिक्त कार्य देंगे, एक तो वैसे ही जो काम उसको मिल रहा था उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, ऊपर से आप और अतिरिक्त कार्य देकर के उसको उस पर बर्डन डाल रहे हैं, तो ये बच्चे के लिए निगेटिव हो गया। इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, उनके कमजोर पक्षों को ढूंढेंगे। एज ए टीचर सबसे पहले हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि कोई एक बच्चा अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहा है तो क्या कारण है। कक्षा में 50 बच्चे हैं, अगर 50 में से 45 बच्चे कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं और 5 बच्चे अगर नहीं समझ पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमें पता लगाना होगा कि क्या मैं शिक्षण विधि जो पढ़ा रहा हूँ वो बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं, उन 5 बच्चों को आखिर क्यों नहीं समझ में आ रहा है। तो यही बोला गया कि उन कमजोर पक्षों को ढूंढेंगे और उन्हें सुधारने के लिए समाधान खोजेंगे और लागू करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित है। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन में क्या होता है, शैक्षणिक भ्रमण, जो कि बाहर जाकर के अनौपचारिक तरीके से बच्चे को किताबी ज्ञान से जोड़ने की कोशिश की जाती है। तो बाहर जो बच्चा शैक्षणिक भ्रमण पर जा रहा है वो तो अनौपचारिक ज्ञान हो गया ना। इसके अलावा
देखिए ईवीएस में बच्चा अपने परिवेश में पहले से अनुभव लेकर के जाता है, वो कुत्ते को, बिल्ली को, हाथी को, ये सब पहले से देख करके गया है और इसी से जोड़ करके बच्चे को कक्षा 1 और 2 में भाषा के माध्यम से ईवीएस बताया जाता है। यानी कि जो कुछ भी वो अपने परिवेश में देखा है वो अनौपचारिक शिक्षा का पार्ट था और विद्यालय में जो पढ़ रहा है वो औपचारिक शिक्षा का पार्ट है। इसलिए पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों शामिल होता है। अब दो विकल्प तो हम लोग चुन नहीं सकते, इसलिए देखिए ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई है, अनौपचारिक और औपचारिक इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ तब अच्छी होती है जब शिक्षक जोर डालते हैं। अवधारणात्मक समझ यानी कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात की जा रही है। बच्चे में कब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि प्रतिस्पर्धा पर, यानी कि ज़्यादा जब कंपटीशन कराया जाएगा, तो ये विकल्प निगेटिव है। देखिए आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं जिसमें एक ही कक्षा में बहुत प्रतिभाशाली बालक भी है और बहुत कमजोर बालक भी है। अब जब मैं प्रतिभाशाली बालक का कमजोर बालक से कंपटीशन कराऊंगा तो जाहिर सी बात है परफॉर्मेंस अच्छा किसका होगा, प्रतिभाशाली बालक का होगा। तो एक जो कमजोर बालक था उसके मन में निगेटिविटी ये आ जाएगी कि एक तो मैं पहले से नहीं समझ पा रहा हूं, ऊपर से सर मेरी कंपटीशन करा रहे हैं उस बच्चे के साथ जो कि कक्षा का टॉपर है, तो उसमें निगेटिव इमोशंस जनरेट होंगे और बच्चे का संज्ञान जो होता है वो उसके संवेग यानी बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसके इमोशंस यानी कि जो उसका इमोशन होता है, संवेगात्मक विकास होता है, उससे पूरी तरीके से प्रभावित होता है। जैसे कि आप देखिए जब आप दुखी मन से होते हैं, आपके घर में कुछ कलह चल रहा है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो आप उस चीज़ को लेकर के व्यथित होते हैं और उस दौरान अगर आप पढ़ाई करने लगें या फिर बुक लेकर के बैठे या फिर कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप उन चीज़ों में इंटरेस्ट ले ही नहीं पाते हैं क्योंकि आपका पूरा ध्यान उस आपके घर के सिचुएशन पर टिका हुआ है। यानी कि जो निगेटिव इमोशंस होते हैं वो कहीं ना कहीं बच्चे के संज्ञान को प्रभावित करते हैं। अब जब कंपटीशन कराएंगे हम लोग प्रतिभाशाली बालक का कमजोर बालक से, तो उसमें निगेटिव इमोशन जनरेट होगा जो कि उसको उसके संज्ञान को और निगेटिव तौर पर प्रभावित करेगा। जबकि हमें प्रश्न क्या पूछा गया है कि बच्चे में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, तो इससे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी बल्कि और कमजोर हो जाएगा, इसलिए ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए पाठ्य पुस्तकों पर कहा जा रहा है, इस पर जोर डालने के लिए बोला जा रहा है। देखिए आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, इसलिए पाठ्यपुस्तक हमेशा निगेटिव तौर पर आपको देखना है। दूसरा विकल्प देखिए लिखित और मौखिक परीक्षा पर। देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ दोनों करता है, लेकिन इसका कतई भी मतलब ये नहीं है कि आपको पेपर पेंसिल के माध्यम से परीक्षा देना, नहीं। जो कुछ भी बच्चा गतिविधि कर रहा है कक्षा के दौरान, उसी दौरान आप उसका अवलोकन के माध्यम से या फिर किसी भी माध्यम से उसका परीक्षण करिए। जरूरी नहीं है कि पेपर पेंसिल के माध्यम से ही उसका परीक्षा होना चाहिए, तो ये हमेशा निगेटिव तौर पर देखना है अगर लिखित परीक्षा की बात की जाती है। तो एक ही विकल्प बचा संवाद पर। देखिए लेव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया था, यानी कि बच्चों से आप जितना संवाद करेंगे, जितना कॉन्सेप्चुअल, जितना इंटरेक्शन करेंगे, उतना आप बच्चों को आ रही समस्याओं के बारे में जान पाएंगे और एज ए टीचर उस समस्याओं को सॉल्व करते हुए उसके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को और अच्छा कर सकते हैं संवाद के माध्यम से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल पॉजिटिव है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, उपख्यानात्मक अभिलेख इनमें से क्या नहीं होना चाहिए। उपख्यानात्मक अभिलेख को एनेक्डोटल रिकॉर्ड बोलते हैं, तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड में क्या नहीं मेंटेन किया जाता है ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए एक होता है पोर्टफोलियो जिसमें बच्चे के शैक्षणिक प्रगति की बात की जाती है, बच्चे ने जो कुछ भी शैक्षणिक गतिविधि की उसमें जो उसका परफॉर्मेंस होता है उसको उस पोर्टफोलियो फाइल में मेंटेन किया जाता है। और दूसरा होता है एनेक्डोटल जिसमें बच्चे के व्यवहार की बात की जाती है, बच्चे में कोई भी व्यवहारात्मक परिवर्तन होता है तो उसको इसमें मेंटेन किया जाता है। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है समस्याओं पर केंद्रित होना, तो समस्या की बात नहीं की जाती है, हमारा उत्तर नहीं होगा। निर्णायक होना, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि एनेक्डोटल एक रिकॉर्ड मात्र है, उस रिकॉर्ड के आधार पर हम किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं। जैसे कि पोर्टफोलियो होता है तो उसे आप निर्णायक नहीं कह सकते। निर्णायक कहने का मतलब कि देखिए इसमें बोला गया ना कि इसमें क्या नहीं होना चाहिए, तो उस फाइल के माध्यम से आप किसी रिजल्ट पर पहुंचेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि जनगणना 2011 वाला जो था वो उस जनगणना में केवल रिकॉर्ड होते हैं, आंकड़े होते हैं। अब उस आंकड़ों का विश्लेषण करके हम किसी निर्णय पर पहुंच रहे होते हैं कि महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, तो आप उसे निर्णायक नहीं कहेंगे, उन आंकड़ों के आधार पर जो कैलकुलेशन होगा उसे निर्णायक बोला जाता है। इसलिए एनेक्डोटल यहां पर निर्णायक नहीं होता है बल्कि उस पर किया गया अध्ययन निर्णायक होता है, इसलिए यह विकल्प निगेटिव हो गया। तीसरा देखिए बच्चों की ताकत और कमजोरियों को पहचानना। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि बच्चे का व्यवहारात्मक परिवर्तन जो होता है वो उसके एनेक्डोटल में मेंटेन किया जाता है। अब बच्चे के व्यवहार में क्या कमजोरी है और क्या ताकत है वो उसको इस एनेक्डोटल में मेंटेन किया जाएगा, यानी ये बात बिल्कुल सही है। और इसके बाद से देखिए चौथा दिया गया बच्चों की रुचि और जिज्ञासा में पहचानना। अब बच्चे का जो व्यवहार है वो किस चीज़ में रुचि ले रहा है, रुचि और जिज्ञासा उसके व्यवहार का पार्ट होगा, इसलिए ये भी उसके में शामिल होगा।
ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में आपसे क्या बोला गया, क्या शामिल नहीं होना चाहिए, और मैंने आपको क्या बताया क्या क्या शामिल होना चाहिए। तो ये दोनों शामिल होना चाहिए और ये दोनों शामिल नहीं होना चाहिए। तो प्रश्न हमसे नहीं वाला पूछा गया तो ये दोनों गलत हो जाएगा और ये वाला सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा गया क्या शामिल नहीं होना चाहिए, तो समस्याओं पर केंद्रित होना और निर्णायक होना शामिल नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई है, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक ईवीएस की कक्षा में एक शिक्षक चर्चा करता है कि घर की मक्खियां बीमारियां फैलाती हैं। चर्चा के लिए सबसे उपयुक्त सीखने का संसाधन क्या होगा? देखिए, ईवीएस की कक्षा की जब भी बात आएगी तो कोई भी एक ऐसा विकल्प जो कि उसके परिवेश की बात करेगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्यों इंपॉर्टेंट होगा? इसलिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि एनसीएफ 2005 बच्चों को परिवेश से जोड़ करके ही ईवीएस पढ़ाने की बात करता है। ठीक है, चारों विकल्पों में देखिए चौथा दिया गया पोस्टर। मान लीजिए कक्षा में कोई एक पोस्टर बना करके लाया गया तो क्या वो उससे परिवेश के बारे में जानकारी ज़्यादा देगा? नहीं देगा। स्लोगन की बात की गई है कि स्वच्छ भारत और इस प्रकार से कुछ भी स्लोगन बना दिया जाए तो क्या ये इसके डायरेक्टली परिवेश से जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ है। फ्लैश कार्ड की बात की जा रही है, यानी कि कोई कार्ड दिखाने की बात की जा रही है उस टाइप से, तो ये भी उसके परिवेश से डायरेक्टली जोड़ने की बात नहीं करता है। लेकिन अगर अखबार की बात करें तो जो न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर में क्या होती हैं? विभिन्न प्रकार की खबरें होती हैं और खबरें क्या होती हैं? बच्चे के परिवेश से जुड़ी हुई खबरें होती हैं। जैसे कि बच्चा जहां पर रह रहा है, स्थानीय क्षेत्र में अगर कोई गंदगी है जहां पर बहुत ज़्यादा मक्खियां हैं तो उसके क्या क्या नुकसान है, उससे क्या क्या बीमारियां फैल रही हैं, इसके बारे में बच्चा अखबार के माध्यम से समझ सकता है, जो कि उसके परिवेश से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके स्थानीय क्षेत्र के आसपास से जुड़े हुए बातों को ये कवर कर रहा है अखबार। इसलिए चूंकि ईवीएस में बच्चे के परिवेश की बात की जाती है, इसलिए अखबार यहां पर सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, खेल खेल में पाठ पढ़ाते हुए सरिता विद्यार्थियों को खेल के मैदान में ले जाती है और उन्हें अलग अलग दिनों में विभिन्न खेल खिलाती है। मीनू उसी पाठ को अलग अलग खेलों के चित्र कार्ड को दिखा करके विद्यार्थियों को पढ़ाती है। विद्यार्थियों को अधिकतम शामिल करने में कौन ज़्यादा प्रभावी रणनीति का प्रयोग कर रही है? ध्यान से देखिएगा, जो पहली टीचर है जिसका नाम सरिता है वो क्या कर रही है? बच्चों को खेल खेल के माध्यम से पढ़ा रही है और प्रतिदिन उसको खेलने के लिए भी अवसर दे रही है। जबकि दूसरी जो टीचर है मीनू, वो अलग अलग खेलों के चित्र कार्ड केवल दिखा रही है। तो देखिए, एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों ये कहते हैं कि प्राइमरी स्तर के बच्चों को खेल के माध्यम से ही पढ़ाना है। तो मीनू केवल उनको चित्र दिखा रही है, चित्र कार्ड दिखा रही है, खेलने का मौका नहीं दे रही है या फिर खेल के माध्यम से नहीं बता रही है। लेकिन सरिता जो है वो एनसीएफ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार खेल के माध्यम से बता रही है। तो सरिता के जो बच्चे होंगे, यानी कि सरिता जो भी टीचर है उनके कक्षा में जो बच्चे होंगे वो अधिकतम शामिल किए जाएंगे, क्योंकि बच्चे खेल में रुचि लेते हैं और जिस भी काम में बच्चा रुचि लेगा इंटरनली मोटिवेटेड होता है उन चीज़ों को करने के लिए। इसलिए सरिता का जो रणनीति है वो ज़्यादा उपयोगी होगा, प्रभावी होगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट पेपर सोल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।